नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे समाचारों के हिसाब से देश में कुछ हुआ ही नहीं। ना तो कोई कोरोना का नया आविष्कार हुआ, ना ही कोरोना में कोई महामारी हुई, ना ही कोरोना से कोई मरे जिए आज। सवेरे जब से मैंने टीवी खोला है तब से एक ही बात और एक ही समाचार सुना कि जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय मीटिंग। अब सवेरे से समाचार चैनलों पर कश्मीर से संबंधित पत्रकारों, लेखकों, छोटे भैया से लेकर के बड़े भैया नेताओं का मीटिंग के विषय में उनका ओपिनियन पूछा गया। दिल्ली वाले लोगों से भी हुआ, मतलब आज दिन भर समाचार कश्मीर पर ही था। मैंने भी कहा कि अब धारा के विरुद्ध क्यों जाएं, जबकि धारा में ही बहुत कुछ है कहने का। भाई, धारा के विरुद्ध तो तब जाया जाएगा जब कोई कुछ कहने योग्य ना हो। तो भाई आप विरोध में ही जाइए, आपके पास कुछ नया हो। तो मेरे को इसी धारा में नया है तो मैं विरोध में। तो आज का बात, आमतौर पर मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का प्रशंसक हूं। स्पष्ट निर्णय लेना, देश हित का निर्णय लेना, भारत प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि का जो उनका परिकल्पना है, जो उनका राजनीतिक सोच है, मैं उसका कायल। मैं ये मानने को ही तैयार नहीं है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को राष्ट्र प्रथम के आगे कुछ दिखता होगा। उनके लिए वो वोट बैंक नहीं देखते, उनके लिए वो चुनावी परिणाम का परवाह नहीं करते। जैसे गुजरात जैसे बनिया बहुल इलाके में चुनाव था राज्य में और वो जीएसटी लगा दिया, ये नहीं देखे कि गुजरात में मेरा चुनाव प्रभावित हो जाएगा। ऐसे कई कदम उठाए हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आज के कदम का आलोचना करूं या दुखी हूं, ये मैं आपके सामने रखता हूं। मित्रों, आज का प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर के नेताओं का आह्वान स्वागत योग्य कदम था। ये बहुत पहले ले लिया जाने वाला कदम था, इसको तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन कोविड के वजह से ये टलता रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी कोई बढ़िया समय नहीं देख पाए जिस समय से वो इसको करते और जम्मू कश्मीर के लोगों की बात एक्सचेंज होता। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, इन्हीं सब मौकों के लिए कहा गया है। कौन आया क्या आया है ये बाद में बात करेंगे। जो मेरे पहला कंसर्न है कि जम्मू कश्मीर के मूल निवासी डोगरा, गुजर और कश्मीरी पंडित, आप सबको पता ही है कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका नहीं था, मुसलमान तो वहां था ही नहीं। कश्मीर का नाम ही मुसलमानों पे नाम पे नहीं है। कश्मीर में कोई प्रतीक चिन्ह मुसलमानों का नहीं। अगर जो कुछ है वो 50-60 साल पहले का नहीं। अगर आप 50-60 पहले के ऐतिहासिक इमारतों को देखेंगे, मंदिरों को देखेंगे या कोई और भी प्रतीक चिन्ह अगर आप देखेंगे तो वो सब हिंदू बहुल है और हिंदुओं का है। लेकिन अब वो मुस्लिम बहुल है और कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान ज्यादा है, वो भी कश्मीर के कुछ अनंतनाग, सुपोल, सपोर ये सब जगहों पर। बाकी भी कश्मीर में भी मुस्लिम बहुल नहीं है, लेकिन वो टीवी में प्रचार है, देश दुनिया में प्रचार है, वो एक अलग है। मैं उस विषय पर नहीं जा रहा हूँ, वो मेरा मुद्दा नहीं। मेरा मुद्दा है कि जो कश्मीर के और कश्मीरियत के पहचान के लोग हैं, जिससे कश्मीर जाने जाते हैं, हम सबको पता है कि डोगरा रियासत का ये पूरा राज्य इलाका था। डोगरा महाराज की जमीन थी। डोगरा महाराज ने चरवाहे के रूप में आए मुसलमानों को आश्रय दिया। स्वभाव के मुताबिक वो आए और फन फैलाते गए और फिर अपने विष से डस लिया, जैसा कि उनका फितरत। वो भी एक मुद्दा नहीं। मुद्दा है कि जब माननीय प्रधानमंत्री कश्मीर के किसी बात पर कोई मीटिंग आहूत किए थे, तो कश्मीर के लोगों को बुलाना तो उनकी राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक जिम्मेवारी, मजबूरी, कर्तव्य सब था। तो मैं बड़ा आश्चर्य में था ये मीटिंग में आए हुए सदस्यों को देख करके, भाई इसमें
डोगरा समुदाय से कोई क्यों नहीं है? गुज्जर बकरवाल समुदाय से कोई क्यों नहीं है? कश्मीर पंडित क्यों नहीं है? कश्मीरी पंडितों को बुलाना नहीं। प्रधानमंत्री के घर के 2-3 किलोमीटर के आजू बाजू में सारे वो सफदरजंग एयरपोर्ट वाले रोड पर कश्मीरी पंडितों ने 1990 से 89 से ही झोपड़ी लगा कर रह रहे हैं। कई लोगों का तो शादी हुई, बच्चे हो गए, क्योंकि 89 सब तक 30-32 वर्ष हो जाता है। 32 वर्ष में तो आदमी जवान होकर बूढ़ा होने लगता है। और जो आदमी फुटपाथ पर जीवन जिएगा उसको जवानी कहाँ और उसका बुढ़ापा कहाँ? वो तो दयनीय स्थिति में, दीनहीन स्थिति में। तो उन्हीं में से 2-4 लोगों को बुला देते, भाई अपनी अवस्था की बात मानने प्रधानमंत्री से कहो। जब महबूबा मुफ्ती को बुलाया जा सकता है जो खुलेआम कश्मीर को एंडोर्स करती हैं, जब फारूक अब्दुल्ला को बुलाया जा सकता है जब कश्मीर डिस्टर्ब होता है, जब कश्मीर के लोगों को नेता की जरूरत होगी, तो वो इंग्लैंड में रिक्शा चला रहे होते हैं। रिक्शा मतलब वो शौकिया, इंग्लैंड में अरबों की संपत्ति है उनका, मतलब इंग्लैंड में ऐश कर रहे होते हैं। और जब वहां चुनाव का प्रक्रिया चालू हो जाता है, सब कुछ वहां सामान्य हो जाता है कश्मीरी लोगों के बलिदान और फौज के मेहनत से, तो वो चुनाव लड़ने के लिए आ जाते हैं। जब उनको बुलाया जा सकता है तो कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं बुलाया जा सकता? माननीय प्रधानमंत्री से मेरा ये सीधा सवाल। खैर, चूक हो गए प्रधानमंत्री से, या हो सकता है माननीय प्रधानमंत्री कहे कि मैं उन लोगों को बुला रहा हूं जो विघटनकारी स्वभाव के हैं, जो जिनको मेन स्ट्रीम में लाने की ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। कश्मीरी वाले तो अपने यहाँ ही हैं, डोगरा तो अपने यहाँ ही है, बकरवाल और गुजर तो अपने यहाँ ही है, उनको क्या करना, वो तो हमारे अपने लोग हैं। ये वो लोग जो अपने नहीं है, कभी इधर कभी उधर गुगली की तरह से छिटकते रहते हैं, उनके लिए था। तो वो भी उनको स्पष्ट करना चाहिए था कि ये मीटिंग कश्मीरी नहीं है, कश्मीर के जो दिग्भ्रमित लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की ट्रेनिंग देने के लिए है। ये हो सकता है वो कह देते, ट्वीट में बोल देते, तो हम लोगों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, आज इस मीटिंग में क्या राष्ट्र को मिला, ये तो बहुत बड़ा विषय है, ये तो चर्चा का विषय है, क्योंकि राजनीतिक चीज इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है कि राष्ट्र को क्या मिल गया। लेकिन आज इस मीटिंग के शुरू होने से पहले और शुरू होने के बाद तक कोई एक आदमी ने दिल जीता, तो वो है फारूक अब्दुल्ला। आमतौर पर फारूक अब्दुल्ला इस तरह की राजनीति करते नहीं। फारूक अब्दुल्ला की राजनीति थी, फारूक अब्दुल्ला का 3 जगह आवास निवास है, इंग्लैंड में, दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में। अधिकारी के 3 ही जगह वो रहते हैं। इंग्लैंड अपना घर है उनका, सर्रे में, वो अपना वहीं घूमते फिरते रहते हैं, बेबी भी बिलाती है उनकी। कश्मीर और कश्मीर से उनका कोई लेना देना, दूर दूर तक कश्मीर, मेरे ख्याल से कश्मीर की लोकल भाषा भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि अंग्रेजी वाले हैं नहीं, तो गीत संगीत और भजन प्रिय आदमी है। खैर, उनकी करेक्टर पर मैं नहीं बात है। इस देश में हिंदी न जानने वाला देश का वित्त मंत्री विदेश मंत्री रहा ही है। देश के संसद में ऐसे लोग रहते हैं जो हिंदी नहीं जानते या हिंदी बोलना नहीं चाहते। तो मान लो जम्मू कश्मीर है, वो तो अलग बात, चर्चा वो नहीं है। चर्चा मित्रों की, फारूक अब्दुल्ला जब लंदन में होते थे तो बिल्कुल इंग्लैंड की बात करते थे, उन्हें भारत याद ही नहीं आता था। सिर्फ समाचारों में सुन लेते थे कि अब यहाँ स्थिति सामान्य होगी, जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया चालू होगी, तो वो आते थे, चुनाव लड़ते थे और सरकार बनाते थे। और सरकार से जैसे हार जाते थे, विपक्ष से सरकार होती थी, फिर लड़ने चले। फारूक अब्दुल्ला जब कश्मीर में होते थे तो पाकिस्तान राग लाते थे, जो आज महबूबा मुफ्ती कर रहे, वो बराबर पाकिस्तान 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 से बात करना चाहिए, पाकिस्तान से बात करना चाहिए। अभी 377 के बाद वो चीन से भी मदद मांगे थे कि भाई चीन को आना चाहिए और 370 हटाने में हमारा मदद करना चाहिए। ये राष्ट्रद्रोह का मामला था, पता ना नरेंद्र मोदी और उनके पुलिस ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया वो नहीं पता। और वो नजरबंद हुए थे तो वो कश्मीर में आतंक फैलाने के जुर्म में हुए थे, चीन से मदद मांगने के जुर्म में नहीं हुए थे। और चीन से मदद मांगना अपने आप में बड़ा जुर्म का विषय है, अपने आप में बड़ा केस है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया मोदी सरकार ने, ये मोदी था। लेकिन आज क्या हुआ कि मीटिंग के पहले महबूबा मुफ्ती का स्टैंड था कि हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। हम तालिबान से बात कर रहे हैं, हम चीन से बात कर रहे हैं, तो हमको पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए। उनका खुला एजेंडा था। लेकिन पता चला कि जब महबूबा को अंदर मीटिंग में बोलने का मौका मिला तो वो पाकिस्तान से बात करने की बात नहीं। हाँ, उन्होंने रेफरेंस किया, परमादरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का उदाहरण दिया कि वाजपेयी जी पाकिस्तान में
बस लेकर के चले गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भी बड़े बधाई के पात्र हैं कि आपने सीज फायर किया, आपने प्रधानमंत्री पाकिस्तान से बात की और अब जम्मू कश्मीर में सीज फायर है, आप भी बढ़िया किए हैं। लेकिन उन्होंने किए हैं और करिए वाला में बड़ा अंतर होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज आप जो मीटिंग किए हैं उसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ आपको पाकिस्तान के हुक्मरानों से भी बात करनी चाहिए। ये नहीं कि जहां उनको आधिकारिक तौर पर बोलने का मौका था, मतलब वो जो आज बोल रही होंगी वो ऑन रिकॉर्ड होगा, उसको दस्तावेजी सबूत होगा, क्योंकि वो मिनट्स में चढ़ जाएगा कि आज की मीटिंग में क्या वक्तव्य रहा, क्या मोटो रहा, क्या ओपिनियन रहा नेताओं का। वहां जहां ऑफिशियल ओपिनियन बताना था, वहां पर महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का नाम नहीं, ना ही पाकिस्तान से बात करने का कलम बंद बयान कर। लेकिन जैसे वो बाहर आए उनको याद आ गया कि यार मेरा असली पेमेंट तो पाकिस्तान है। पाकिस्तानी आतंकवाद के द्वारा दिए गए पैसे और उनके द्वारा आतंकी समर्थनों से ही तो मेरे जम्मू कश्मीर में दुकान चल रहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जैसे ही शांति शांति हो जाएगी फिर हमारा दुकान बंद हो जाएगा। आप सब लोगों को शायद एक बात की जानकारी न हो, मैं आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद 3 बहन 1 भाई है। महबूबा जी की 2 बेटियां हैं और ये सभी लोगों का सियासत से कोई मतलब नहीं। उनके अपने भाई मुफ्ती साहब मुंबई में एक बहुत बड़ा सिनेमाटोग्राफर है, मतलब फिल्म शूटिंग करते हैं, कैमरामैन है। उनकी 2 बहनों में रूबिया शेख का तो नाम आप जानते ही होंगे, जिनके अपहरण के नाटक करके आतंकवादियों को छोड़ा गया था। ये तो रूबिया शेख तो सारे लोग जान गए होंगे। एक दूसरी बहन है जो देश छोड़कर के अमेरिका में बस गई है अपना ब्याह करके। महबूबा जी की 2 बेटियां हैं। एक बेटी आईएफएस है, भारत फॉर विदेश सेवा के अधिकारी है, इंडियन फॉरेन सर्विस की, भारत सरकार के पैसे पर पल रही है, अपना सेवा दे रही है। और एक लड़की उनका मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है। चक दे इंडिया एक फिल्म आई थी, उसमें भी उसने बड़ा बढ़िया काम किया था और अपना फिल्म में भविष्य जमा रही है। मुंबई फिल्म में तो हर आदमी का भविष्य रेखा और श्रीदेवी जैसा नहीं होता, अपना वो उसमें है, माँ बाप का पैसा है अपना तो जमी हुई है। मतलब महुआ मुफ्ती कश्मीर के लोगों को पत्थर उठाने की ट्रेनिंग देती है, वहां के लड़कियों को सेनाओं पर हमला करने की देती है और अपने दोनों बेटियों को महफूज, एक को विदेश में और एक को मुंबई में भेजती है। अपने भाई को मुंबई सेट कर दी है, 2 बहनों को, एक को अमेरिका और एक को चेन्नई में सेट कर दी है। वहां अकेले सुरक्षा के घेरे में रहती है। कश्मीर और कश्मीरियत जय भाई में परिवार हमारा सुरक्षित है। ये तो करीब करीब कश्मीर के सभी नेताओं का है। जितने वहां पर पत्थर उठाने की बात करते हैं वो सबके सबके बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस में पढ़ते हैं। कश्मीर में कोई नहीं रहता, न पढ़ता है, वो नेता भी नहीं रहता, बस मोबाइल पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर उनको पत्थर चलाने की आग्रह अनुरोध करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं सेना के बदले लड़ने को। वो मुद्दा अलग है। बातों में फारूक अब्दुल्ला की हो रही थी, तो फारूक अब्दुल्ला आमतौर पर ये करते थे। नहीं, पहले महबूबा जी की बात, सॉरी। तो महबूबा जैसी बाहर आई उनको याद है कि यार पाकिस्तान मेरा पेमर है और कहीं अगला किस्त में ना रोक दे। पैसा तो मान लो कुछ दिन चल भी जाएगा क्योंकि हमने खुद ही बहुत बड़ा कमा लिया है, लेकिन अगर उसने आतंक का समर्थन ना दिया, इधर फौज भी सब लोगों को जोहन्नुम पहुंचा रही है, सबके सब 72 हुरों के आस में जोहन्नुम जा रहे हैं, वैसे ही आतंकी की बड़ा कमी हो रही है। क्योंकि जहां आतंकी संगठन अपने सेना का घोषणा करती है, अगले दिन भारतीय फौज उनको जोहन्नुम पहुंचा देती है, बड़ा मुश्किल काम है। तो वो बाहर आकर के पाकिस्तान अलग अपने लगी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अंदर भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष बोले हुए बात और मीडिया में बहस नहीं होगी, लेकिन जो बाहर में बकवास करेंगे उसको मीडिया में बहस मिलेगा और पाकिस्तान वाले लोग टीवी में देख लेंगे कि चलो महबूबा ने हमारा अपना काम कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री के सामने कहना उतना जरूरी नहीं था जितना भारत की मीडिया में कहना जरूरी था, क्योंकि देश दुनिया में बाहर बोले हुए बात ही जाता है। तो पाकिस्तान उसको उस फुटेज को दुनिया में दिखाएगा कि देखिए जम्मू कश्मीर की चुनी हुई पूर्व मुख्यमंत्री ही पाकिस्तान से बात करने की बात कह रही है और भारत सरकार नहीं मान रहा है। वो अपने फुटेज वो उसके काम आ जाएगा जिसके लिए उसने आतंकी से लेकर के और पैसा तक का समर्थन कश्मीर के नेताओं को दे रखा, वो अपना काम ठीक है। मैंने कहा ना कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिल जीत लिया। तो फारूक अब्दुल्ला आमतौर पर पहले ये फारूक अब्दुल्ला ही करते थे जो अब महबूबा की है, कि अंदर जब बात होता था तो कश्मीर का बात नहीं और बाहर कश्मीर कश्मीर। फारूक अब्दुल्ला भी यही करते थे। लेकिन पता ना क्यों इस मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला का रोल ही दूसरा था।
सराहनीय कहूंगा मैं तो, क्योंकि अगर कोई गलत करता है तो गलत, तो सही करता है तो सही कहना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने जो आज किया, जैसे कि सूचना ये मिल रहे थे कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा ने कहा था कि इस मीटिंग में हम नहीं, गुप्तार गैंग के तरफ से या फुकरान गैंग के तरफ से सिर्फ अब्दुल्ला साहब जाएंगे और अपना बात रख के आ जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला उनको समझाए कि भाई ये गुफ्तार गैंग की मीटिंग नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री ने नाम लिख करके 14 लोगों का नाम से निमंत्रण भेजा है, उन लोगों को जाना चाहिए। और देश दुनिया में ये माहौल नहीं जाने देना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री के बुलाने पर भी जम्मू कश्मीर के नेता न जा रहे हैं। ये दुनिया में आपको propaganda फैलाने में नुकसान होगा और प्रधानमंत्री को अपनी बात रखने में आसानी होगी। इसीलिए राजनीति ये कहती है कि अगर बुलाए हैं तो जाइए, और अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने कोई एजेंडा सेट नहीं किया है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, मतलब ठेठ भाषा में बोले तो बकवास कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कहा, वो बाद में कहूंगा। तो तैयार हूं। अब जैसे जम्मू कश्मीर से जहाज पकड़ने के लिए फारूक साहब निकले, पत्रकारों ने उनके घर के गेट पर उनको रोका, बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान को पट होना चाहिए। महबूबा ने कहा है, उन्होंने बड़ा साफ कहा कि महबूबा अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनका अपना राजनीतिक लाइन है और वो क्या बोल रहे हैं वो जाने। मैं, मेरा एक अपना लाइन है, मेरा एक अपनी राजनीति है, मेरी अपनी एक राजनीतिक पार्टी है, और मैं अपने देश के वजीर आजम से मिलने जा रहा हूँ। मैं अपने देश के नेताओं से मिलूंगा, देश के हुक्मरानों से मिलूंगा और अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलूंगा। मेरा पाकिस्तान से कोई, उन्होंने वही लाइन खींच दी, वो पूरा टीवी में चला, और जितने लोग कश्मीर से, 13-14 लोग आए थे एक ही जहाज में, वो सब लोगों का माउथ मीडिया में हुआ कि यार फारूक अब्दुल्ला, अभी फारूक अब्दुल्ला सबसे सीनियर नेता है जम्मू कश्मीर के, देश दुनिया में उनका नाम सबसे बड़ा है। अगर फारूक अब्दुल्ला की लाइन खींच दी तो सब लोग उसी बॉटम द लाइन आ गए, फिर उसी लाइन पर, फिर किसी ने यहाँ पर हुला हुड़दंग करने का प्रयास नहीं किया। वो लाइन फारूक अब्दुल्ला ने ही खींचा। खैर, फारूक अब्दुल्ला अंदर मांग हुआ, क्या हुआ वो सब अलग बात है, वो विषय नहीं, वो आप जान जाएंगे। जो विषय नहीं वो विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं। खैर, फारूक अब्दुल्ला अपना बात रखे। सबसे ज्यादा प्रभावी और सबसे ज्यादा तारीफ बटोरा मेरे हिसाब से गुलाम नबी आजाद ने। गुलाम नबी आजाद ने भारत के प्रधानमंत्री के सम्मुख बात रखा, वो जो बाहर बता रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हमारा 5 सूत्रीय मांग है, आप 5 सूत्रों को मान लीजिए। 5 सूत्र मांग में तो 4 सूत्र मांगों में उनका राजनीतिक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि गुलाम नबी ने धारा 370 को रिस्टोर करने की मांग नहीं की, जो कांग्रेस ऑफिशियल करती आई है, जो फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी कर रही है। उन्होंने कहा कि भाई हमारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जैसे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जे की मांग की जाती है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस वो केंद्र का सीधा दखल थोड़ा रुकेगा। मुझे नहीं लगता कि भारत के प्रधानमंत्री पूर्ण राज्य का दर्जा वाली बात इतनी जल्दी मांग लेंगे। और पूर्ण राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, उसे जम्मू कश्मीर के किसी बाशिंदे को किसी हित पर कोई कुठारघात हो रहा है ऐसा नहीं है। हम जो दिल्ली में रहते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है तो कहाँ मेरा राशन कार्ड सस्पेंड हो गया, कहाँ मेरा आधार कार्ड कट गया, कहाँ मैं भारत की नागरिकता प्रभावित हो गई, कहाँ मेरे घर में बिजली नहीं लगा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीजें हैं जो केंद्र सरकार देखती है, कुछ चीजें राज्य सरकार देखती है। जैसे पुलिस अमित शाह की जिम्मे है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में हो तो योगी आदित्यनाथ की जिम्मे है। वही जम्मू कश्मीर में होगा कि पुलिस वुलिस सेना की व्यवस्था केंद्र सरकार देखेगी। और अभी वहां पर केंद्र सरकार की दखल चाहिए, क्योंकि अभी आतंक वहां दबा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। जब तक खत्म ना हो, बिल्कुल मटियामेट ना हो जाए, तब तक केंद्र सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। ये तो जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं, लेकिन चूंकि आई वॉश के लिए, पॉलिटिकल फेस के लिए वो सब कहते रहते हैं। तो उनका अपना मांग था कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हमारी जो डोमिसाइल थी, हमारी जो लैंड रजिस्ट्री थी, जो हमारी नौकरियां थी, वो सब हो। आईएएस आईपीएस जाए बाहर से, लेकिन जम्मू कश्मीर का अपना एक कैडर हो, अपना जम्मू कश्मीर राज्य के बसिंदा। वो तो हर आदमी, कोई भी राज्य वाला कहेगा। अब तो यूपी बिहार में लोग कहने लगे कि यूपी का आदमी की यूपी में नौकरी हो, बिहार का, महाराष्ट्र का शिवसेना कहता नहीं है कि मराठियों के आरक्षण हो, मराठियों की नौकरी हो। तो वो भी कोई गुलाम नबी के बाद राष्ट्रद्रोह के श्रेय में नहीं आता। अगर होता तो फिर शिवसेना वाला तो पहले जेल चला जाता। आप झारखंड वाला, हरियाणा वाला सब ये बात कह रहे हैं, तो वो गुलाम नबी की बात बहुत, गुलाम नबी ने जो हृदय स्पर्शी बात कहा, जो मार्मिक बात कहा, जो दिल जीत लिया मेरा और देशवासियों का, वो ये कहा कि भाई जम्मू कश्मीर के जो हमारे अपने भाई हैं कश्मीरी पंडित, उनको जल्दी से जल्दी बसाया जाए
और हम सब राजनीतिक दल का जिम्मेवारी है कि उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान की जिम्मेवारी है। ये दिल जीत लेने वाली बात था। मैं समझ रहा हूँ कि आज भारत के प्रधानमंत्री ने जो मीटिंग आहूत करके माइलेज लिया था, उस माइलेज पर गुलाम नबी का माइलेज ज्यादा बड़ा हो गया। गुलाम नबी ने लाइन ज्यादा बड़ी खींच दी। गुलाम नबी बधाई का पत्र। कांग्रेस के अध्यक्ष भी आए थे। हालांकि जब गुलाम नबी है तो अध्यक्ष की कोई खास वैल्यू है नहीं। जिस तरह से अगर मोदी और अमित शाह बोल रहे हैं तो जेपी नड्डा को कौन सुनना चाहेगा और क्यों सुनना चाहेगा। तो उसी तरह से अगर वहां पर गुलाम नबी आजाद बोल रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस ने उनको हटाया नहीं, ना ही गुलाम नबी ने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ दिया, तो फिर उनका अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं जानता था। लेकिन अध्यक्ष ने भी कोई बेलाइन वाली बात नहीं की, उन्होंने ठीक ही लाइन लिया। धारा 370 को स्टोर करने जैसी फालतू जो दिल्ली के प्रवक्ता बकवास करते रहते हैं कांग्रेस वाले, उस लाइन पर नहीं गए। वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। इस पूरे कार्यक्रम में कोई अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई, कोई हुड़दंग नहीं हुआ, कोई शोर शराबा और हंगामा नहीं हुआ। इस बात के लिए उस कार्यक्रम में बैठे उपस्थित सभी लोगों समेत भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर का राज्यपाल जो कि मेरे अपने यहाँ के हैं मनोज सिन्हा, वो सब बधाई के पात्र हैं। मैं उन सब लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, वीडियो बंद करने से पहले एक बार मैं दोबारा से आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से मांग कर रहा हूँ कि आपने जम्मू कश्मीर के विषय में कार्यक्रम रख करके कश्मीर के लोगों को न बुला करके आपने कश्मीरियत के हितों की अनदेखी की है, कश्मीर के हितों की अनदेखी की है। क्योंकि कश्मीर तब तक अधूरा है जब तक कश्मीर पर डोगरा की बात ना सुनी जाए, गुजरों की बात ना सुनी जाए, बकरवालों की बात ना सुनी जाए और कश्मीरी पंडितों की बात ना सुनी जाए। अगर ये ना सुनी जाए तो फिर कश्मीर का कोई मतलब नहीं है। मतलब बिल्कुल कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति में दही चूड़ा बिना दही का खाया जाए, उसी तरह से जो स्वादहीन होगा, पूरी में बिना पूरी सब बुनिया की खाया जाए हमारे पूर्वांचल के तरह से, या सांबर के बगैर इडली खाया जाए, या मक्खन के बगैर नान खाया जाए, उसी तरह का कुछ हल मतलब फीकापन रह गया इस कार्यक्रम में। और माननीय प्रधानमंत्री पर मुझे भरोसा है कि वो कुछ सोच के ही ऐसा नहीं किए होंगे, क्योंकि जब मुझ जैसा साधारण आदमी को इतनी बड़ी चीज ध्यान में आई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं आई, ये तो जरूर सोचने वाली बात है। आपने सोचा है तो बढ़िया ही सोचा होगा। मैंने जो सोचा है उस हिसाब से कश्मीर के मुद्दे पर कश्मीरियों को न बुलाना जरूर आपसे मिस्टेक हुई है, आपसे भूल हुई है। खैर, आपने नहीं बुलाया है तो आपको यथाशीघ्र हो सके वो गुलाम नबी के बातों को मानना चाहिए और कश्मीर से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों को वापस उनके अपने जगह अपने घर पे रहने और सम्मान के साथ रहने, फ्री माइंड रहने, सुरक्षा के साथ रहने का माहौल बनाना चाहिए, व्यवस्था देना चाहिए। तभी जा करके आप जैसे महान शख्सियत का देश का प्रधानमंत्री होने का मतलब सार्थक होगा। आज की मीटिंग का सार्थकता होगा। नहीं तो और मीटिंग 1952 से होती रही है, ये एक और मीटिंग हो गई, उसमें कोई विशेष नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब निरोग रहें। समाचार में बेशक आज कोरोना पर बहुत कोहराम न मची हो, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं। कोरोना की मारकता उतना ही है। चूंकि हम लॉकडाउन में रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहे हैं, इसीलिए उसमें कुछ कमी आई है। अगर हम कुछ दिनों तक इसी तरह से अपने आप पर संयम रखें, बहुत जरूरी से ज्यादा जरूरी ना हो तो हम बाहर ना निकले, तो कोरोना पर विजय पा सकते हैं। कोरोना पर विजय पाने के लिए जो हमारे चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने बताया है, उन कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। मसलन मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और नियमित अंतराल पर अपना हाथ धोते रहिए। कुछ ना हो तो सिंपल साबुन से धोइए, सैनिटाइजर से धोइए, और कुछ ना हो तो कम से कम किसी और से मेल मुलाकात कम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, आपकी सारी मनोकामनाएं मां अन्नपूर्णा पूरी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।